नमस्ते मित्रों, कथा निधि चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत। हमारी आज की कहानी का नाम है इलाज। अगर कहानी अच्छी लगती है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिएगा। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। इलाज। अरे तुम लोग जिस बहू के दम पर इतना सेलिब्रेशन करते हो, उस बहू को भी सेलिब्रेशन करने का कोई हक होता है या नहीं? अरे बहू, तुम यहाँ कहाँ बैठ गई? अभी तो खाने की भी तैयारी करनी है। सब घर पर ही तो है, कुछ अच्छा ही बना लेना, वरना रोज तो कहाँ सब साथ बैठकर खाना खा पाते हैं। अचानक सासू माँ ने कहा, अभी तो मैं चाय का कप लेकर बैठी भी नहीं थी, बल्कि हवा में ही झूल रही थी कि इतने में मुझे सासू माँ ने टोक दिया। मैं तो हैरान थी कि पति और ननद किसी ने कुछ भी क्यों नहीं कहा, क्योंकि नया साल आने में कुछ दिन ही बचे हैं, या यूं कहे कि कुछ ही वक्त बचा है। लेकिन उससे पहले उसे सेलिब्रेट करने की तैयारियां घर में चल रही है। घर के सभी सदस्य बाहर हॉल में बैठकर उसे सेलिब्रेशन की प्लानिंग कर रहे हैं, पर सासू माँ ने तो मुझे प्लानिंग में बैठने ही नहीं दिया। सीधा मुझे तैयारी क्या करनी है यही बताने वाली है। पिछले साल की तरह प्लानिंग ये सब लोग मिलकर ही करते हैं, पर उस प्लानिंग की सारी तैयारी मुझे अकेले करनी होती है। मेरी शादी को अभी दूसरा साल ही चल रहा है, पर यह बात मुझे बहुत अच्छे से समझ में आ गई है। सचमुच उस सेलिब्रेशन को तो मैं आज तक नहीं भूल पाई। मेरे घर में मेरी सास वंदना जी, मेरे पति सुधीर, मेरी छोटी ननद मधु और एक बड़ी ननद वृंदा भी है। उसकी शादी हो चुकी है। पिछले साल भी ऐसे ही इन लोगों की प्लानिंग चल रही थी, जैसे अभी इन लोगों की प्लानिंग चल ही रही है। उस प्लानिंग में भी सासू माँ ने मुझे साथ में बैठने नहीं दिया था। सुबह जब पहली चाय लेकर मैं उन लोगों के साथ बैठी थी, तब भी उन्होंने मुझे घर के कामों के लिए रवाना कर दिया था। काम करने के बीच में ही बाहर से सुधीर की आवाज़ आई, अरे सुनो, चाय बना लो और साथ ही गर्मा गर्म पकौड़े भी बना लेना। इस ठंड के मौसम में चाय के साथ पकौड़ी खाने का अलग ही मज़ा है। बस फिर क्या था, अपना काम छोड़कर मैं लग गई पकौड़ी तैयार करने के लिए, बेसन घोलने। साथ साथ दूसरी तरफ गैस पर चाय भी चढ़ा दी। पर मन में एक उत्साह था कि मैं भी तो सुनूं, जाकर कि आखिर क्या क्या प्लानिंग चल रही है। उन लोगों को मैंने चाय पकड़ाई और पकौड़ियों का ट्रे बीच में रख दिया। फिर मैं अपनी चाय भी लेकर उन्हीं लोगों के पास लेकर बैठने ही लगी थी, पर तब भी सासू माँ ने टोक दिया था, बहू खाने की तैयारी कर ले, अभी कितना काम पड़ा है। मैं तुरंत ही अपना चाय का कप लेकर रसोई में आ गई। इतना तो समझ में आ गया था कि सासू माँ मुझे साथ नहीं बिठाना चाहती। जैसे तैसे मैं अपनी चाय गटक कर खाने की तैयारी में लग गई। आखिर खाना तैयार करके मैंने उन लोगों को परोस भी दिया। उन लोगों को खाना खिलाने के बाद अपनी थाली लगाकर मैं अपने कमरे में आ गई। अभी पहला निवाला तोड़कर मुंह में लिया ही था कि इतने में बाहर से सासू माँ की आवाज़ आई, अरे बहू, यहाँ पूरा परिवार बैठा है, यहाँ आकर खाना खा ले। अब क्या लेने के लिए बुला रहे? मन ही मन सोचा और अपनी थाली उठाई और बाहर आ गई। बाहर आकर खाना खाना शुरू ही किया था कि इतने में सुधीर ने ही बोलना शुरू किया, देखो, ये तुम्हारा हमारे घर में पहला नया साल है, हम भी सोच रहे हैं कि थोड़ा सेलिब्रेशन कर लेते हैं। हाँ भाभी, सब कुछ आपको ही संभालना है, हम सब आप पर बहुत विश्वास कर रहे हैं, देखो कोई कमी न रह जाए। दोनों भाई बहनों ने भूमिका बांधी। मैं कोशिश करूंगी, मैंने कहा। मेरे ऐसा कहते ही सासू माँ बोली, देख बहू, तेरी बड़ी ननद वृंदा और उसका परिवार तो आएगा ही, साथ में उसके सास ससुर भी आएंगे, कुछ मधु और सुधीर के दोस्त भी आएंगे। मेरी एक अकेली बहन है इसी शहर में, उसके परिवार के साथ वो भी यहाँ आएगी। अब तेरे परिवार को भी बुला ही लेते बहू, लेकिन क्या करे, तेरा मायका ही दूसरे शहर में है। अरे मम्मी जी, कोई बात नहीं, मैं भी समझ सकती हूँ, पर हाँ, कितने लोग हो जाएंगे? देख बहू, ज़्यादा नहीं, पर कम से कम 22-23 लोग तो हो ही जाएंगे। 22-23 लोगों का सुनकर मैं थोड़ी हैरान थी कि इतने लोगों का खाना मैं कैसे बना पाऊंगी। फिर हम लोग भी तो है, मतलब लगभग 30 एक लोग हो जाएंगे। पर मेरे मन की बात को मेरी सासू ने भांप लिया। फिर वे अपनी बात को संभालते हुए बोली, अरे बहू, तू फिक्र क्यों करती है, हम सब मिलकर सारे काम करेंगे तो हो जाएगा। कोई पहले बार थोड़ी ना कर रहे हैं हम, सब कुछ आराम से हो जाएगा।
बस सासू माँ के शब्दों को सुनकर मैं भी बेफिक्र हो गई। आखिर सब मिलकर करेंगे तो 20-25 लोगों का क्या है, सब आसानी से हो ही जाएगा। लेकिन सेलिब्रेशन के मधु जरूरी प्रोजेक्ट का बहाना करके अपने ऑफिस रवाना हो गई। वहीं सुधीर भी ऑफिस में जरूरी काम का कहकर ऑफिस चले गए। पीछे सासू माँ ने जैसा तैसा समझाया, मैंने घर को डेकोरेट कर दिया। घर के डेकोरेशन में मैं काफी थक चुकी थी। मैं अपने लिए चाय बनाकर अभी बैठी थी कि तभी सासू माँ मेरे पास आकर बोली, बहू तू थक गई होगी रे, पर क्या कर सकते हैं, दोनों को अचानक से काम आ गया, नहीं तो और मुझसे इतना काम होता नहीं है। मुझे तेरे लिए सचमुच बहुत बुरा लग रहा है रे। चल एक काम करते हैं, बच्चे तो पता नहीं कब तक आएंगे, तो मीठा तो मैं बाहर से ले आती हूँ। मुझे ज़्यादा से ज़्यादा 1 घंटा लगेगा, तब तक तू थोड़ी बहुत खाने की तैयारी कर ले, फिर मैं आकर तेरे साथ मदद करवा दूंगी। कहीं ऐसा ना हो कि मेहमान ही आने लग जाए और उन्हें ही हमारी मदद के लिए रसोई में आना पड़ जाए। मुझे इस तरह से समझाकर सासू माँ अपना बैग उठाकर रवाना हो गई और मैं रसोई में अपने काम पर लग गई। एक तो इतनी ठंड, ऊपर से मैं रसोई में अकेली काम कर रही थी। घर में कोई नहीं था। सासू माँ को गए भी 3 घंटे हो गए। मैं अकेली रसोई में लगी रही। जैसे तैसे मटर पनीर, दाल मखनी, दम आलू और फ्राइड राइस, फिर वेजिटेबल रायता, इतनी सारी चीजें बनाकर रखी थी कि अचानक डोरबेल बज गई। जाकर दरवाजा खोला तो सामने वृंदा दीदी, जीजाजी और उनके सास ससुर और बच्चे खड़े थे, साथ ही सासू माँ भी। उन्हें देखकर मैं ज्यादा हैरान थी, पर इतने में सासू माँ मुझे हटाकर रसोई में आ गई और सामान रखते हुए बोली, अरे बहू आज तो बहुत भीड़ थी, देखना कितने घंटे लग गए। अरे नानी हम शॉपिंग करने भी तो गए थे, अचानक ही दीदी का बेटा रसोई में आते हुए बोला। उसकी बात सुनकर सासू माँ थोड़ा झेप गई और अपनी जेब मिटाते हुए बोली, अरे बहू आखिर नया साल है ना, बेटी और उसकी सास को खाली हाथ थोड़े ना भेजना चाहिए, इसलिए गिफ्ट खरीदने भी चली गई थी और वृंदा को भी वहीं बुला लिया था। फिर बिना मेरी प्रतिक्रिया जाने वो जाकर वृंदा दीदी के ससुराल वालों के साथ बैठ गई। सबको चाय पकड़ाने के बाद मैं रसोई में आटा गूंदने के लिए आ गई। थोड़ी देर में सासू माँ के फोन करने पर सुधीर और मधु भी आ गए। अब मुझे थोड़ी उम्मीद बंधी कि सभी लोग मेरी मदद करेंगे, पर ऐसा कुछ हुआ ही नहीं। किसी ने रसोई में आकर झांका तक नहीं कि मैं अकेले कैसे कैसे मैनेज कर रही हूँ। थोड़ी देर के बाद बाकी बचे हुए मेहमान भी आ गए। मैं तो न कपड़े चेंज कर पाई और ना ही तैयार हो पाई। बस मैं इन लोगों को चाय पानी परोसने में ही लगी रह गई। थोड़ी देर बाद इन लोगों ने केक कटिंग किया, तब भी मैं रसोई में कढ़ाई चढ़ाने में लगी रह गई। इन लोगों ने बाहर केक कटिंग और सेलिब्रेशन के वक्त काफ़ी सारे फ़ोटो भी क्लिक किए। मैं तो मुश्किल से 2-3 फ़ोटो में ही आ पाई, वो भी इस कारण कि वृंदा दीदी के ससुर ने मुझे बुला लिया, वरना मैं तो बस रसोई में ही लगी रहती। इन लोगों ने मेरी मदद बिल्कुल भी नहीं की। कैसा सेलिब्रेशन था वो, जिसमें इन सब ने तो सेलिब्रेट किया, जबकि मैंने तो खाना भी अकेले ही रसोई में बैठकर खाना खाया था। अभी मैं पुरानी यादों में खोई हुई थी कि सासू माँ ने फिर टोका, अरे बहू क्या सोचने लगी, जा रसोई में सबके लिए खाना बना ले, तब तक हम लोग प्लानिंग कर रहे हैं। इस बार तो मेहमान भी ज्यादा होते नजर आ रहे हैं। मधु का मंगेतर और होने वाली सास और ननद भी आएंगी। लेकिन मम्मी जी, इस बार खाना बनाने वाला और डेकोरेशन वाला जरूर बुक कर लीजिएगा, मैंने अंदर जाने की जगह ढीठ की तरह अपनी चाय गटकते हुए कहा था। अरे इसकी क्या ज़रूरत है, हम सब मिलकर कर लेंगे, पिछली बार भी तो किया था कि नहीं, कितना अच्छा सेलिब्रेशन हुआ था तब भी, हमने बाहर से थोड़े ना किसी को बुलाया था, मम्मी जी ने। पिछले साल तो ज़रूरी काम आ गया था, इसलिए जाना पड़ गया था, पर इस साल कोई काम नहीं है, सुधीर ने कहा। देख लीजिए, जैसे आप लोगों की मर्जी, मैंने भी बेफिक्र होकर कह दिया। आखिर मैं तो जानती थी कि अगर ऐसा हुआ तो इस बार मुझे क्या करना है। खैर, सेलिब्रेशन के दिन जैसा कि मुझे उम्मीद थी वैसा ही हुआ। उस दिन भी मधु और सुधीर जरूरी काम का बहाना बनाकर ऑफिस रवाना हो गए। थोड़ी देर में डेकोरेशन का सामान रखवा कर सासू माँ भी अपनी बेटियों के लिए गिफ्ट खरीदने के लिए रवाना हो गई। ये कहकर कि बहू बस मैं थोड़ी देर में आ ही रही हूँ, आखिर नए साल की शुरुआत है, बेटियों की सास को खाली हाथ थोड़े ना रवाना करूंगी, तब तक तुम थोड़ा संभाल लो। उन्हें जाते देखकर मैं मंद मंद मुस्कुरा दी। आखिर मुझे उनसे भी यही तो उम्मीद थी।
अब सासू माँ तो 4-5 घंटे से पहले आने वाली नहीं और मधु और सुधीर भी मेहमानों के आने के बाद ही आएंगे, इसलिए मैं पहले से तैयार थी। सबसे पहले तो मैंने अपनी एक सहेली को फ़ोन किया, जो कि डेकोरेशन का ही काम करती थी। उसके पास तो वक्त ही नहीं था, पर हाँ, उसने 2 लोगों को मेरी मदद के लिए भेज ज़रूर दिया, क्योंकि उसे मैंने पहले ही बता दिया था कि मुझे डेकोरेशन के लिए ज़रूरत पड़ सकती है। वो लोग आए और उन्होंने अपना डेकोरेशन का काम शुरू कर दिया। जब वो लोग डेकोरेशन का काम कर रहे थे, तो इधर मैंने 30-35 लोगों का खाना भी ऑनलाइन ऑर्डर कर दिया। मुझे तो पता ही था कि यह उन लोगों के लिए एक बहुत बड़ा झटका होने वाला है, पर ये झटका देना भी उन लोगों के लिए अब बहुत ज़रूरी था, जैसे कि शॉक ट्रीटमेंट, ताकि वो लोग भी ऐसी हरकत करने से पहले दोबारा सोचें। मैंने 2 तरह की सब्जियाँ, दाल मखनी और मिठाइयाँ ऑनलाइन मंगवा ली। उसके बाद एक गैस पर चावल चढ़ाया, वेजिटेबल रायता बनाकर और आटा सान कर रख दिया, ताकि बाद में गरमा-गरम पूरियाँ तल सकूँ। तब तक डेकोरेशन वालों ने भी अपना काम कर लिया। उन्हें उनका पैसा देकर रवाना किया। इधर खुद अपने कमरे में तैयार होने के लिए आ गई। अभी मैं तैयार हुई थी कि इतने में ही बड़ी ननद का परिवार भी आ गया और जैसी कि मुझे उम्मीद थी, उनके साथ-साथ ही सासू माँ और मधु भी अंदर आ गई। अरे! मैंने वृंदा और मधु को भी शॉपिंग करने के लिए मॉल में ही बुला लिया था। सासू माँ हँसते हुए बोली, पर अंदर डेकोरेशन देखकर वो थोड़ी अचंभित रह गई और बाकी के लोग बड़े खुश हो गए। इतने में मधु ने मेरी तरफ देखा, तो उसने गौर किया कि मैं तो बहुत अच्छे से तैयार हो गई थी। बोली, भाभी तो बहुत अच्छे से तैयार हो गई है। खाना बन गया क्या भाभी? हाँ दीदी, सब तैयार है। सबके आने के बाद, केक काटने के बाद सब फ़ोटो क्लिक करने लगे और मैं भी सबके साथ खुशी-खुशी फ़ोटो में आ रही थी। थोड़ी देर के बाद मैंने खुद ही रसोई में जाकर कढ़ाई चढ़ा दी और पूरियाँ तलना शुरू किया। सबने खाने की बहुत तारीफ़ की। सभी मेहमान एन्जॉय करके रवाना हो गए। अभी घर के सारे लोग भी आराम करने अंदर जा ही रहे थे कि तभी मैंने वो डेकोरेशन और ऑनलाइन खाने का बिल सुधीर के हाथों में पकड़ा दिया। ये देखकर सुधीर तो सुधीर, बाकी लोग भी बहुत गुस्सा हो गए। बहू, भला यह गृहलक्ष्मी के लक्षण होते हैं? अरे गृहलक्ष्मी तो अपने घर में लोगों को खिलाकर खुश होती है और तू है कि इतना पैसा बर्बाद कर दिया। सासू माँ मुझे डांटते हुए बोली, मम्मी जी, मैंने तो आपसे पहले ही कहा था कि खाना बनाने वाला और डेकोरेशन के लिए किसी को बुला लीजिएगा। मुझसे अकेले ये सब काम नहीं होगा, पर आप तो ये सारे काम मुझ पर छोड़कर चली गई। मैंने कहा, अरे तो ज़रूरी काम आ गया था, इसीलिए गए थे। फिर तुम अपने घर का काम कर रही हो, किसी और के घर का नहीं। सुधीर ने मुझे हल्के से झिड़का। अरे हम भी तो करते थे अकेले, सब काम पहले हम ही तो करते थे, तुम्हारी तरह नाटक नहीं करते थे। मम्मी जी ने कहा, देखिए मम्मी जी, आपको जो कहना है आप कहिए। गृह लक्ष्मी थी, इसलिए अपने घर की इज्जत रखते हुए काम करवा लिया, वरना जिस तरह आप लोग एक-एक करके बहाना बना करके निकलते हो ना, उस हिसाब से तो मुझे भी अपने मायके के लिए रवाना हो जाना चाहिए था। आखिर बहू हूँ, सेलिब्रेशन का हक तो मुझे भी है। मैंने कहा। किसी ने मेरी बात का कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन इतना फ़ायदा ज़रूर हो गया कि आइंदा आगे से कोई भी छोटा-मोटा सेलिब्रेशन होता, तो या तो ये लोग मेरी मदद ज़रूर करते या फिर घर में काम करने वाला रख लेते। चाहे जो हो, भले किसी को बुरा लगा हो, लेकिन मैंने अपनी बात साफ तौर पर रख कर एक तरह से सबको सही रास्ते पर डाल दिया था। मैं भी खुश थी कि अब मैं भी केवल अकेले ही नहीं पीसती हूँ घर में। एक बार तो मुझे बुरा भी लगा था कि मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए, लेकिन मैं भी क्या करूँ? 1 साल मैंने सब कुछ देख लिया। सब हाँ, हाँ कहते और काम के वक़्त सब इधर-उधर हो जाते और पूरे काम की ज़िम्मेदारी मेरे सिर पर डाल देते। इसलिए इस तरह से उनका इलाज करना मेरे लिए ज़रूरी हो गया था, वरना ऐसा थोड़ी ना करती मैं। मित्रों, अभी आपने कहानी इलाज सुनी। उम्मीद करती हूँ कि अच्छी लगी होगी। एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। बताइए, बहू का इस तरह का व्यवहार आपको सही लगा या नहीं? घर के लोगों का उसके ऊपर सारे काम की ज़िम्मेदारी डाल के इधर-उधर हो जाना क्या सही है या फिर बहू की ये ज़िम्मेदारी है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। कहानी सुनने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।